न्यू एरियाज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं, कॉर्नियल चेंज होता है, डैमेज होता है। ये सब के लिए यहाँ दवा मौजूद है। जो नए एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, न्यू हॉरिजन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में लाने के लिए हमको इसकी सेफ्टी स्टडीज़ करना है और इसकी एफिकेसी स्टडीज़ करना है, विच इज़ वेरी ऑड। अगर दवाओं की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाए, लिखने वाले को प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने पेशेंट को दवा लिखने की सहूलत हो जाए, ये लोग ज़रूर मेन स्ट्रीम लाइन में अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो ये डेफिनेटली एक नई पिच तैयार हो जाएगी जहां स्टूडेंट विल कम फॉरवर्ड, पीपल विल कम फॉरवर्ड टू सेट अप हॉस्पिटल्स, सेट अप द फार्मेसीज एंड दे विल प्रिस्क्राइब भी करेंगे, मेडिसिन भी मिलेगी। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमने यूनानी को ओवरव्यू लेकर देखा, उसका रेलेवेंस देखा, उसके अंदर रिसर्च के बारे में आपने बताया, और ख़ास तौर पे पैंडेमिक में, चाहे वो पेन किलर्स हो या आपके विटामिन्स हो, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए, सब के अंदर जो है ना यूनानी का एक बहुत बड़ा रोल रहा, उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन की बात। डॉक्टर साहब, आपके ख़ुद की रिसर्च के बारे में थोड़ा बताइए ना, जिसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। देखिए, मैं 1979 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में आया था एज ए रिसर्च एसोसिएट। फिर वहाँ से मैं आई वाज बिकम डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो हमारे काफ़ी काम की वजह से, बल्कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी रिसर्च की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपग्रेड कर दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़। तो वो हैदराबाद में है, मैं उसका डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसके बाद मेरा रिटायरमेंट होने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं चेयरमैन हूँ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का, मैं चेयरमैन फार्माकोपिया कमेटी का। गवर्नमेंट के कई टास्क फोर्स हैं, जिसमें एक टास्क फोर्स इसकी भी है कोविड मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स डेवलप करने की। सबके कहीं ना कहीं चेयरमैन या कहीं ना कहीं मैं मेंबर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप कर रहा था कि मेरा शुरू से एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेर्मेटोलॉजी था, तो हम विटलाइगो पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। मेरा मेजर वर्क विटलाइगो पे है। विटलाइगो एक वाइट स्पॉट जो स्किन पे हो जाते हैं, उसके बारे में 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए, जो दिखने वाले सारे वाइट स्पॉट्स होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, ये कई किस्म के होते हैं। हर किस्म का होने की वजह अलग होती है, होने की जगह बॉडी में अलग होती है, और उनके बढ़ने का तरीक़ाकार और उनके कम होने का तरीका अलग अलग होता है, और रेट ऑफ परसेंटेज और क्वांटम ऑफ परसेंटेज जो आना है पिगमेंटेशन, वो भी अलग-अलग आता है। तो इसके हिसाब से हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करा। उसके जेनेटिक कॉम्पोनेंट को भी हम देखने की कोशिश करें। एज गुड एज 17 फॉर्मुलेशंस हम जो टॉपिकल एप्लीकेशन और ओरल यूज़ के लिए डेवलप करें। वी गॉट एज गुड एज CCRM के अंडर बैनर वी गॉट ऑल एज गुड एज 22 पेटेंट्स अक्रॉस इंडिया करके। इसके अलावा हम सोरियासिस और एक्जिमा पे भी काफ़ी काम करे हैं, और इसके अलावा भी हम मल्टी सेंटर स्टडीज़ भी कर रहे थे। तो मैं 7 सेंटर्स, वी हैव 22 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात समझ में ये आया कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूनानी मेडिसिन को एक्टिवली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। फिर एक तरफ अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है वो बहुत सारे यहाँ पे है। एक किस्म से एक हब माना जाता है हैदराबाद को। एक ये है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ की बात कर रहा हूँ। और अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में देखिए, अगर हमदर्द जो दिल्ली का इदारा है, उसका एक बहुत बड़ा जो कंजम्पशन एरिया है वो जो है हैदराबाद है। तो ये हैदराबाद क्यों हब नहीं बन पाया मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनानी मेडिसिन में? देखिए, जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता है, जैसे जैसे मैनकाइंड उसको इस्तेमाल करता है, न्यू डाटा जनरेट होता है। कोई एक दवा किसी एक बीमारी के लिए बहुत मुफीद है, तो गवर्नमेंट एक रेगुलेशन बनाती है फार्माकोपिया के नाम पे, डॉक्यूमेंट सब करती है। तो डॉक्यूमेंट के फार्माकोपियल ड्रग के नाम पे आप लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो तरीक़ेकार है जो हमदर्द करता है। कई हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़ हैं इंडिया में जो करते हैं, हैदराबाद के भी कंपनीज करते हैं। इनका अपना एक मार्केट शेयर है। नाउ न्यू नॉलेज, न्यू इमर्जिंग एरियाज़ हैं, जैसे हम अभी पैंडेमिक की बात कर रहे थे। न्यू एरियाज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं, कॉर्नियल चेंज होता है, डैमेज होता है। ये सब के लिए यहाँ दवा मौजूद है। जो नए एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, न्यू हॉरिजन्स के
ऊपर काम कर रहे हैं। डेटा जनरेट करके एज ए पेटेंट प्रोडक्ट हम पेटेंट ले सकते हैं, पेटेंट प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो फार्माकोपियल ड्रग के लाइसेंस के साथ अगर पेटेंट के भी लेते हैं तो यू कैन बिल्ड अप ए बेटर प्लेटफॉर्म देन हमदर्द और एनी अदर कंपनीज इन ऑफ एनी अदर सिस्टम इन हैदराबाद टू कैटर द नीड्स ऑफ द एलिंग पॉपुलेशन। अगर आप मेरे से, चूंकि एक इंटरव्यू है तो मैं आपको पब्लिक के लिए है तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं, बहुत छोटी सी एग्जांपल। मैं विटलाइगो पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक विटलाइगो पे रिसर्च कर रहा हूँ। एक दवा है मार्केट में BFGF के नाम से, मैं ट्रेड नेम नहीं बोलना चाहता हूँ। BFGF का एक दवा, एक पेप्टाइड है वो जो डेवलप करी थी, उसका माई साइंटिस्ट था जो मल्टी सेंट्रिक स्टडी हुई थी जिसमें हमारे सेंटर पे भी हम उसका रिसर्च करें, उसी के डाटा की बुनियाद पे उसको मिला। मार्केट में वो इस वक्त मिलती है। अगर हम शेयर भी देखते हैं तो एज गुड एज फ्यू करोड़ रुपीज़, फ्यू 100 करोड़ ऑफ रुपीज़। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं देना चाहता क्योंकि किसी को पुश करना नहीं है। तो मैं ऐसी एक छोटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चाहे विटलाइगो लीजिए या सोरियासिस ले लीजिए, जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसका, कि विटलाइगो 3 to 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में है। आप 125 करोड़ है, 100 करोड़ मान के चलिए तो 5 करोड़ लोगों को हो गया। 5 करोड़ लोगों के लिए आप कोई दवा डेवलप करते हैं, 5 करोड़ लोगों के लिए दवा करते हैं, एक खाली एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जिसकी कास्ट आप 300 रुपीज़ रखते हैं, विच इज़ अफोर्डेबल। क्योंकि इसके सामने जो दवाएं जिसकी मैं बात कर रहा था वो 700, 800, 1000 रुपये की है, वो 300 रुपये भी हम रखते हैं। एक आदमी महीने में 2 मरतबा इस्तेमाल करता है, बाई करता है ऑइंटमेंट, क्योंकि बॉडी के लार्जर एरिया पे टू फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना है। तो 600 रुपये मान के चलिए, 600 इंटू 1 करोड़ कितने हो गए? 600 करोड़। 600 करोड़। अभी तो हमारे पास 5% है, 5 करोड़ की बात कर रहे थे, तो इंटू 5 कितने हो गए? 3000 करोड़। वाई नॉट 3000 करोड़ मार्केट फॉर वन डिजीज़। तो जब हम इतने डेवलप करे हैं तो हम मार्केट में इसको लाना चाहिए। मार्केट में लाने के लिए हमको इसके सेफ्टी स्टडीज़ करना है और इसकी एफिकेसी स्टडीज़ करना है, विच इज़ वेरी ऑड। इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ कर सकते हैं, या जैसे मैं बताया मेरा प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब फंडिंग देता है वो प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म किसी की रिसर्च के लिए इस्तेमाल के लिए वो लोग परमिशन देते हैं, कंडीशनल परमिशन। तो वहाँ पर GST के रेट्स होते हैं, उसके पर लग जाके हम वो रिसर्च करवा के हम रिजल्ट लेके भी मार्केटिंग कर सकते हैं। एज एंटरप्रेन्योर आप जब कंपनी शुरू करते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पास ही इन हाउस लेबोरेटरी है वो डाटा करने के लिए, आप बाहर पे करके निकालते हैं। बाहर किसी इंस्टीट्यूशन पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया के CSR के इंस्टीट्यूशन से जाके करा सकते हैं, या DST फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है DST का फंडेड था। तो एक दवा के 30,000 करोड़ का मार्केट पर एनम है ये। इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। अगर 10 साल में आप कितने हो गए, आपके पास कितने बिलियन क्रिएट करें, दिस इज ओनली इन इंडिया। अगर आपकी सक्सेस हो रही है तो अक्रॉस द वर्ल्ड आपके पास चले जाएगा। यू कैन टेक द पेटेंट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। डॉक्टर साहब, अगर हम जो है ना एक इंस्टीट्यूट्स की बात करें, गवर्नमेंट की जो रोल है वो उस पर हमने बात की, हमने जो मार्केट साइज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल, उसके ऊपर बात की। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो जो कोर्सेज अवेलेबल है, BOMS है या कोई और, इनका थोड़ा स्ट्रक्चर बताइए ना, इनका नीड से लिंक होना, कितना फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ? देखिए, मैं इसके बैकग्राउंड में ये बताता हूँ कि जैसे आप सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मॉडर्न मेडिसिन एजुकेशन को रेगुलेट करता है, वैसे एक CCIM है, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, रेगुलेट करता है। उसके 11 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिसमें मैं भी एक हूँ। तो हम 11 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से जो करते हैं, नाउ नेशनल कमीशन फॉर ISM बन गया है वो, रीनेम होके। इसमें इन लोगों को गाइडेंस दी जाती है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए फंडिंग भी देती है। नाउ ये कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि बहुत अच्छा रिसर्च करवाएं, स्पेशली PG लेवल पे। UG लेवल पे एक नो हाउ प्रोग्राम हो सकता है, PG लेवल पे अच्छा रिसर्च ये डेवलप कर लें ये लोग, और ऐसे बड़े हॉस्पिटल सेटअप करें, बड़ी इंडस्ट्री आ जाए। देखिए, सब में बड़ी लैकिंग क्या है, ये लोग कंप्लीट करने के बाद ये दूसरे सिस्टम की प्रैक्टिस करने के लिए रुझान इस बात से होता है कि रेडीमेड इनके प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आसानी है और दवा मिल जाती है ओवर द काउंटर। अगर यूनानी दवा भी वैसी बन के आ जाए और एक्सेप्टेबल फॉर्म पे आ गए, एक्सेप्टेबल फॉर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई खमीरे जाते हैं, कोई जैसे यूनानी में बोलते हैं कि कोई हलवा है, कोई खमीरा है, कोई माजून है। पे आप अगर ऑफिस जाते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, जेब में आप वो बॉटल रख के नहीं जा सकते, ट्रेडिशनल तरीके से निकाल के नहीं खा सकते, प्रेजेंटेबल वे, जी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे पाउडर बना के कैप्सूल में फिक्स करते हैं, लेकिन इसी आप समझते हैं कि अगर इसी का हम दवा को ये शक्ल बदल नहीं सकते क्योंकि इसकी इफादियत या इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, तो कैपलेट फॉर्म आता है। जैसे आपने देखा होगा A&D कैप्सूल्स आते हैं अंदर से थोड़ा लिक्विड की तरह आता है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके करा सकते हैं। उसके लिए आप चाहे आप अपनी इंडस्ट्री से अडॉप्ट करिए या किसी दूसरे इंडस्ट्री से आप काम करवा सकते हैं। ये इसको मॉडर्न शक्ल में ला के आप अगर दवाओं की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाए, लिखने वाले को प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने पेशेंट को दवा लिखने की सहूलत हो जाए, ये लोग ज़रूर मेन स्ट्रीम लाइन में अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे। ये कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डू इट, गवर्नमेंट कैन ऑफर यू द बेस्ट स्कीम्स फॉर दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि मैं बोला ना, मैं फार्माको कमीशन का फार्माको कमेटी का चेयरमैन भी हूँ वहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फंडिंग देती है। आप क्वालिटी कंट्रोल का सेटअप करिए, आप क्लस्टर ऑफ कंपनीज बना के एक एक एरिया में एक एक क्वालिटी कंट्रोल चेकअप करने के लिए एक लेबोरेटरी सेटअप करिए, उसके लिए फंडिंग देने के लिए तैयार है। आपको इंडस्ट्री नो हाउ के लिए, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक सेल बना के रखा है। वहाँ पर आप इंडस्ट्री के साथ किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के साथ आप रिसर्च करवाइए। जैसे फॉर एग्जांपल निम्स है हैदराबाद में, निम्स के जितने सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग जब डेवलप होती है तो ये कंडक्ट करते हैं। तो यूनाइट डेवलप होने के बाद इनके पीजी इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च हो सकता है। ट्रू। तो ये न्यू डाटा जनरेट हो जाता है, फिर ये दवाएं डेवलप हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ड्रग्स आ जाती हैं, डेटा क्रिएट होके पब्लिकेशन हो जाते हैं, मार्केट में मैन्युफैक्चर होकर रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है एज ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ये डेफिनेटली एक नई पिच तैयार हो जाएगी जहां स्टूडेंट विल कम फॉरवर्ड, पीपल विल कम फॉरवर्ड टू सेट अप हॉस्पिटल्स, सेट अप द फार्मेसीज, एंड दे विल प्रिस्क्राइब भी करेंगे, मेडिसिन भी मिलेगी, टोटल सिस्टम तो पूरा इकोसिस्टम, एक एंड टू एंड सॉल्यूशन जैसा पूरा सिस्टम डेवलप होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि स्टूडेंट्स ख़ासतौर पे जब करियर्स देखते हैं तो वो जॉब्स के नज़र से देखते हैं। अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है 5-10 साल से हिंदुस्तान में, वो एक स्टार्टअप का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उसका एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में यूनानी कहाँ पर फिट होगी? देखिए, स्टार्टअप के मामले में मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ। मैं जैसे मिसाल दे रहा था रशिया की, मैं गया था 2 मरतबा जी। वहाँ किसी ना किसी से, वहाँ के एंटरप्रेनर से मेरी मीटिंग हुई थी, तो वो लोग चाहते थे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे पानी वाटर लाएं, तो मैं उनको मेडिकेटेड वाटर का दिया था, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वाटर फॉर टू बूस्ट द इम्यूनिटी बूस्टर वाटर। लीवर के लिए ट्रीट योर लीवर वाटर, हिपैटोप्रोटेक्टिव जिसको बोलते हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव में 2 चीज़ें होते हैं कि ड्रग इंड्यूस हिपैटिक प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, या अल्कोहल की वजह से हो जाता है, अल्कोहल की वजह से भी हो जाता है। और एक होता है कि दवा की सलाहियतों के बच्चों को IQ बूस्टर के नाम से भी एक वाटर। तो हम कुछ दवाएं दे के पानी में मिला के उसको डिकॉक्शन के तौर पे हम बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल के कन्वर्टेड टू द वाटर, पैलेटेबल बना के प्रिजर्वेटिव्स मिला के ला सकते हैं मार्केट में। एक न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्री हो सकती है। दूसरी इंडस्ट्री ये हो सकती है कि जैसे मैं आपको विटलाइगो और सोरियासिस या किसी और दवाओं के बारे में बता रहा था, या जॉइंट के या कोई पेन के दवाओं के बारे में बता रहा था, ये इसकी एक अपनी इंडस्ट्री होती है जिसमें हज़ारों करोड़ का मार्केट शेयर है। तो इसको अगर वाकई सही तरीके से हम लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने के बाद किसी हॉस्पिटल का हिस्सा या क्लिनिक का हिस्सा बनाए, बल्कि दे कैन कम आउट and set up a very good industry and cater the needs of the profession and the professional, number 1. Number 2, that is not the end of the story, that is the beginning of the story. इंडिया में जब शुरू करते हैं आप, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एरिया है, आप उसमें एविडेंस बेस्ड डाटा क्रिएट करते हैं, सेफ्टी और एफिकेसी के, सेफ्टी दवा हाउ सेफ व्हेन इट्स यूजिंग एंड हाउ इफेक्टिव इट इज़, दोनों को करके आप जब पब्लिकेशन करते हैं तो दूसरे आप अपने नाम पे पेटेंट भी ले सकते हैं, इंडियन पेटेंट भी ले सकते हैं, आप अमेरिकन पेटेंट ले सकते हैं, यूके पेटेंट, ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, जापान पेटेंट, चाइना पेटेंट, कहीं भी ले सकते हैं आप। यू कैन गो टू द US FDA एंड गेट इट अप्रूव्ड एंड टेक दिस फॉरवर्ड टू द होल वर्ल्ड, द ग्लोबल पॉपुलेशन पे। तो इसमें क्या होता है कि आपके वहाँ पर शिराकतदार आ जाएंगे, वहाँ पर दूसरे कंपनीज वाले आ जाएंगे जो टू मैन्युफैक्चर एंड, तो जब ये मॉडर्न कंपनीज आ जाएंगे सामने, ये दवाओं को नई शक्ल देके इस्तेमाल करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी कैन जनरेट। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, एक हमने अभी करियर्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की है, तो ज़रिए माश की जो मार्केट साइज़ है उसको हमने कन्वर्ट करके सामने रखने की कोशिश की अपने ऑडियंस के सामने। साथ ही साथ जो जज्बे खिदमत है, जो वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कोई अगर ये इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसके ज़रिए माश से, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट करता है? देखिए, सब में पहली बात मैं बताऊंगा कि एक नोबल प्रोफेशन है,
जितने लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो सब नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ताकि वो पढ़ाने वाले हों या रिसर्च करने वाले हों या फिजिशियंस कंसल्टेशन एक्सटेंड करने वाले हों या दवा बनाने वाले कोई कंपनी वाले हों या मार्केटर्स हों, ये सब हैं। इसमें दो किस्म के हैं। देखिए, जहाँ दवा जो बेस्ट पॉसिबल रेट पे है वो अफोर्डेबल रेट पे उनको देना चाहिए और बिजनेस को मल्टीप्लाई करिए और सी दैट इट शुड रीच टू द कॉमन मैन रादर टू द एलिंग मैन, और उनके खिदमत खल्क के नाम पे उनसे लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि जब यूनानी मेडिसिन में क्या होता है, पॉपुलैरिटी माउथ टू माउथ होती है। सो एवरी पेशेंट ऑफ अस इफ बिकम्स ऑल राइट ही विल एडवोकेट आवर ड्रग टू मैसेज करता है, माउथ टू माउथ पॉपुलैरिटी होती है। तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो आपका मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट जो जाता है वो नहीं जाएगा, आपका बच गया है। तो यू कैन पास इट ऑन टू द कंज्यूमर। तो आप जज्बे खल्क के साथ करिए, तो कभी किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जहन में ये रहना चाहिए कि बेस्ट ड्रग, बेस्ट फॉर्मुलेशन एट बेस्ट प्राइस एंड एट बेस्ट लेवल वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के और आपके गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि हेल्थ इमरजेंसी के अंदर जो मल्टीपल ट्रीटमेंट वेज है वो कन्वर्ज होते हैं और कन्वर्ज होकर बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे अडेप्ट करके जो एलिंग पेशेंट है उन तक जो है बेहतर से बेहतर इलाज पहुंचाने की, दवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात हमने ये देखा कि यूनानी मेडिसिन का रिलेवेंस और इसका जो पोटेंशियल है ख़ास तौर पे आज के यूथ के लिए, इसके बारे में हमने बात की। और फिर जो स्टूडेंट्स, BOMS स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनके करियर के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए उनके नॉलेज के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेशन भी होना कितना ज़रूरी है, इस पर हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।